सुप्रभात। आइए आज हम बात करते हैं लिपि के विकास की। इससे पूर्व हमने लिपि की परिभाषा और लिपि और भाषा में संबंध इसके बारे में चर्चा की थी। आज का हमारा जो प्रकरण है वो लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई और लिपि के विकास क्रम किस प्रकार का रहा और आज वर्तमान समय के दौर में आकर के लिपि किस स्तर पर जाकर के ठहरी है, उस पर चर्चा आज हम करेंगे। लिपि की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं कि भाषा की उत्पत्ति की भांति लिपि की उत्पत्ति के विषय भी पुराने लोगों का जो विचार था कि ईश्वर या किसी देवता द्वारा ये कार्य संपन्न हुआ है। क्योंकि हमारे भारत में देखते हैं कि भारतीय प्राचीन जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ब्रह्मा हमारे देवता थे, जो संसार के सृजनहार उनको कहा जाता था। तो लोगों के द्वारा ये कहा गया कि जो ब्राह्मी लिपि है वो ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई है। इसी प्रकार से मिस्री लोग कहते हैं कि कर्ताथात या आइसिस के द्वारा बनाई गई है। बेबीलोनिया के लोग नेबो को मानते हैं। पुराने जू लोग मोजेज को मानते हैं। यूनानी लोग हर्मेश इनको मानते हैं। यानी कि सभी जो विभिन्न जो विश्व के जो देश हैं, जो लिपियां हैं प्राचीन, उनकी उत्पत्ति के विषय में सभी का ज़्यादातर का मत ये है कि वो देवताओं के द्वारा उत्पन्न की गई है। लेकिन इस बात को हम सत्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि भाषा की भांति ही लिपि के संबंध में भी इस प्रकार के जो मत हैं वो अंधविश्वास मात्र हैं। तथ्य तो यह है कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार लिपि को स्वयं जन्म दिया है। यानी कि जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी विचारों को संरक्षित करने के लिए, अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, तो मनुष्य ने लिपि का आविष्कार किया। और प्रारंभिक दृष्टिकोण में मनुष्य ने इस दिशा में जो कुछ भी किया वो इस दृष्टि से नहीं किया कि लिपि विकसित हो, बल्कि अनजाने में या जाने में ही किसी जादू टोना के चित्र के रूप में, किसी पेड़ और पक्षी के चित्र के रूप में, सुंदर जो कंदराएं हैं उनके दीवालों के आसपास जीव और जंतुओं और वनस्पतियों को देख करके टेढ़े मेढ़े चित्र बनाए गए। एक आकृति वो लेने लगे और इसी आकृति को वो अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करने लगे और धीरे धीरे हमारी लिपि का विकास हो गया। लिपि के विकास क्रम की जब हम बात करेंगे, लिपि के विकास क्रम की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आज तक लिपि के संबंध में जो भी हमें प्राचीनतम सामग्री उपलब्ध हुई है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 4000 ईस्वी पूर्व के मध्य तक लेखन की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्थित पद्धति नहीं थी। यानी कि 4000 ईस्वी पूर्व तक लिखने की कोई व्यवस्थित पद्धति नहीं मिलती है। इस प्रकार प्राचीनतम अव्यवस्थित प्रयास 10,000 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ और 10,000 से लेकर के 6,000 के बीच, 4,000 के बीच का जो 6,000 वर्षों का जो समय रहा उसमें विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए, कोशिशें की गई और स्वरूप धीरे धीरे विकसित होता गया। और कहा जाता है कि 4,000 ईस्वी के आसपास लिपि का एक व्यवस्थित रूप हमें देखने को मिलता है। आइए हम देखते हैं कि लिपि के विकास क्रम में आने वाली जो विभिन्न जो लिपियां हैं वो किस प्रकार से। सबसे पहले चित्रलिपि, उसके बाद सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, भाव ध्वनि मूलक लिपि और ध्वनि मूलक लिपि। और ध्वनि मूलक लिपि है उससे संसार की वर्तमान समय में जो प्रचलित विभिन्न जो लिपियां हैं, जो विकसित हैं, जो स्थापित हैं, जिनमें भाव व्यक्त किए जाते हैं, उनका विकास हुआ। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं सूत्र लिपि को। सूत्र लिपि जैसा कि नाम से हमें विदित है कि नहीं, चित्रलिपि, सॉरी, आप सूत्र लिपि की बजाय चित्रलिपि। चित्रलिपि के लेखन के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि ये पहली सीडी मानी जाती है। वे प्रारंभिक काल में केवल चित्रों के माध्यम से अपनी बात को अभिव्यक्त करना और न केवल लिपि के विकास का प्रारंभिक चरण था, बल्कि चित्रकला के विकास का भी प्रारंभिक चरण इसको माना जाता है। उस काल में
मानव ने कंदराओं की दीवारों पर या अन्य चीज़ों पर वनस्पति, मानव शरीर या अंग या ज्यामितीय शक्लों आदि के टेढ़े मेढ़े चित्र बनाए। यह भी संभव है कि कुछ चित्र धार्मिक कर्मकांडों के हेतु देवी देवताओं के बनाए जाते रहे हों। इस प्रकार के पुराने चित्र दक्षिणी फ्रांस, स्पेन आदि जगह पे मिलते हैं। ये पत्थर, हड्डी, काठ, सींग, हाथी दांत, पेड़ की छाल, जानवरों की खाल, मिट्टी के बर्तन आदि पर बनाए जाते हैं। चित्रलिपि में किसी विशिष्ट वस्तु के लिए उसका चित्र बना दिया जाता था। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि सूर्य का गोला और उसके चारों ओर निकली रेखाएं, विभिन्न पशु पक्षियों के चित्र, आदमी के लिए आदमी का चित्र आदि प्रकार के चित्र बना करके उनको प्रकट किया जाता था। हालांकि प्राचीन काल में ये चित्रलिपि बड़ी व्यापक रही होगी और चित्रों के माध्यम से अपने संदेश को व्यक्त करने का एक जरिया था, एक तरीका था। लेकिन चित्रलिपि की कुछ कठिनाइयाँ भी हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं, क्योंकि चित्रलिपि में हम चित्र तो प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को अगर व्यक्त करना हो, यानी कि व्यक्ति का चित्र तो हम बना सकते हैं, लेकिन किसी राम या श्याम मोहन का बनाएं और उसको व्यक्त करें, उसको किसी तक पहुंचाना चाहें कि राम का चित्र है, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो लिपि है वो है सूत्रलिपि। अगली जो लिपि है वो सूत्रलिपि है, जिसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे कि सूत्रलिपि जैसा कि नाम से विदित है कि सूत्रों के माध्यम से, आज भी सूत्र हम प्रयोग करते हैं, गणित में सूत्रों का प्रयोग करते हैं, या किसी भी विषय को या किसी भी विषय को याद रखने के लिए हम सूत्र प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें याद करने में उसमें आसानी रहती है। कहते हैं सूत्रलिपि का इतिहास भी बहुत पुराना है। इसकी परंपरा प्राचीन काल से आज तक किसी न किसी रूप में चली आ रही है। स्मरण के लिए आज भी लोग रूमाल आदि में गांठ दे देते हैं। सालगिरह या वर्ष गांठ में भी वही परंपरा क्षणों है कि जितनी गांठ लगा दी उतनी साल होगी, उतने वर्ष हो गए। तो प्राचीन काल में इस प्रकार के जो सूत्र हैं, रस्सियों में जो गांठ दे दी जाती है, पेड़ की छाल गिनी जाती हैं, ये जो सूत्र थे ये एक परंपरा बन गई थी। यानी कि जिस प्रकार से रस्सी के रंग बिरंगे सूत्र बांधकर, रस्सी के रंग बिरंगे रंगों को रंग करके, रस्सी या जानवरों की खाल आदि से भिन्न भिन्न रंगों के मोती, घोंगे, मूंगे, मनके आदि बांध करके इस प्रकार के विभिन्न सूत्र बना लिए गए याद रखने के लिए, कि जिससे कि व्यक्ति याद रख सके और अपनी बात को कह सके। सूत्रलिपि के बाद हम कहते हैं कि प्रतीकात्मक लिपि। अगली जो लिपि है वो है प्रतीकात्मक लिपि। इसको भाव अभिव्यक्ति की प्रतीकात्मक लिपि भी कहते हैं। यानी कि प्रतीक के माध्यम से, जैसा कि विदित है कि हम प्रतीक के माध्यम से भी कोई बात कहते हैं। शुद्ध अर्थ में लिपि न होते हुए भी इस रूप में कि आँख के सहारे दूरस्थ व्यक्ति के विचार भी उनके द्वारा भेजी गई वस्तुओं के द्वारा जाने जा सकते हैं। इस लिपि के बारे में आज भी हम इस प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्रेन में आप बैठ के जाते हैं तो आप देखते हैं कि रेड सिग्नल होता है, ट्रेन रुक जाती है, और ग्रीन सिग्नल होता है, ट्रेन चलने लग जाती है। हम चौराहा जब पार करते हैं तो वहाँ पर बत्ती लगी रहती हैं, येलो, ग्रीन और रेड, तो उसे प्रतीक हैं वो। उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अगर रेड हो गई तो हमें रुकना है, येलो हो गई तो चलने के लिए तैयारी करनी है, और ग्रीन हो गई तो हमें निकल जाना है। इस प्रकार से जो प्रतीकात्मक जो संकेत जो प्रयुक्त किए जाते थे उसको हम प्रतीकात्मक लिपि के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ये भी प्राचीन लिपि है, इसका प्रयोग उस समय हुआ करता था। अगली जो लिपि है वो है भावमूलक लिपि। यानी कि भावमूलक लिपि, यानी कि भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हम किसी भी हमारे मन में उठने वाले जो भाव हैं उनको कैसे व्यक्त करें। इसको व्यक्त करने के लिए जिस लिपि का प्रयोग उस समय किया गया उसको हम भावमूलक लिपि कहते हैं। भावमूलक लिपि चित्रलिपि का एक विकसित रूप है। चित्रलिपि में चित्र वस्तुओं को व्यक्त करते थे, पर भाव लिपि में स्थूल वस्तुओं के अतिरिक्त भावों को भी व्यक्त करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि चित्रलिपि में सूर्य के लिए एक गोला बनाते थे, पर भावमूलक लिपि में यह गोला सूर्य के अतिरिक्त
सूर्य से संबद्ध अन्य भावों को भी भाव व्यक्त करने लगा है, जैसे सूर्य देवता, गर्मी का प्रतीक, दिन और प्रकाश का प्रतीक आदि। इसी प्रकार से चित्रलिपि में हम पैर बना करके चित्र बनाते हैं, तो इसका मतलब चित्रलिपि में तो केवल ये संकेत था कि ये हमारे पैर हैं, कदम हैं, लेकिन भाव मूलक जो लिपि है उसमें चलने का संकेत भी है। ये भाव प्रकट करते हैं कि इनसे चला जा सकता है, ये चलने के कारण है। जैसे हम आँख का चित्र बनाते हैं, दुख के लिए आँख का चित्र बनाना, उसमें बहता हुआ आंसू, सुनने के लिए दरवाजे का चित्र, उसके पास कान का चित्र बनाना। भाव मूलक लिपि के उदाहरण उत्तरी अमेरिका, चीन, पश्चिमी अफ्रीका में मिलते हैं। इस लिपि के द्वारा बड़े बड़े पत्र आदि भी भेजे जाते हैं और बहुत प्रकार से कहें तो ये अच्छी लिपि के रूप में रही है। संकेत के माध्यम से बात कह दी जाती है। उसके बाद अगली जो हमारी लिपि है वो है भाव ध्वनि मूलक लिपि, यानी कि इसके बारे में हम कह सकते हैं कि दो लिपियों को जोड़ करके इसको बना दिया गया। भाव लिपि के बारे में हमने जाना और दूसरा ध्वनि, तो दोनों को जोड़ा, दोनों को संयुक्त किया तो क्या बनी? भाव ध्वनि मूलक लिपि। चित्रलिपि का विकसित रूप ध्वनि मूलक लिपि है, जिस पर आगे विचार किया जाएगा। हम विचार करेंगे आगे चल कर के, पर उससे पूर्व हम ये देख लेना आवश्यक है हमारे लिए कि जो कुछ बातों में तो भाव मूलक है और जो कुछ बातों में ध्वनि मूलक है, यानी कि दोनों का समन्वय। कुछ बातों में लिपि भाव मूलक है और कुछ बातों में जो लिपि है वो ध्वनि मूलक। मेसोपोटामियन, मिस्री और हित्ती आज जो लिपियाँ हैं उनको लोग भाव मूलक कहते हैं, लेकिन ये क्या है? भाव और ध्वनि मूलक लिपि है। तो इस प्रकार दोनों लिपि को मिलाकर के जो लिपियाँ बना दी गई हैं उसको हम भाव ध्वनि मूलक लिपि कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी की लिपि भी इसी श्रेणी की है, क्योंकि भारतीय लिपियों में सिंधु घाटी लिपि प्राचीनतम लिपि है। उसके बारे में भी कुछ लोग इस प्रकार की बात कहते हैं। अगली जो लिपि है जो महत्वपूर्ण है वो है ध्वनि मूलक लिपि। ध्वनि मूलक लिपि आज की जो लिपियाँ विकसित हुई हैं वो सारी की सारी जो लिपियाँ हैं वो ध्वनि मूलक लिपि से विकसित हुई। चित्रलिपि तथा भाव मूलक लिपि में चिन्ह किसी वस्तु या भाव को तो प्रकट कर सकते हैं, उनसे उसके वस्तु या भाव के नाम से कोई संबंध नहीं होता है। पर इसके विरुद्ध ध्वनि मूलक जो लिपि है, लिपि में चिन्ह किसी वस्तु या भाव को न प्रकट कर ध्वनि को प्रकट करते हैं और उसके आधार पर किसी वस्तु या भाव का नाम लिखा जा सकता है। नागरी, अरबी तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं की लिपियाँ ध्वनि मूलक लिपि है, यानी कि चित्र लिपि है या भाव मूलक लिपि है, उसमें वस्तु को प्रकट कर सकते हैं लेकिन उसके नाम को नहीं लिखा जा सकता। लेकिन ध्वनि मूलक लिपि में हम उनके नाम को लिखते हैं, क्योंकि ध्वनियाँ जो हैं उन्हीं ध्वनियों के समूह से भाषा बनी है और उसी भाषा को लिखने के लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं। इसलिए ध्वनि, भाषा और लिपि का सीधा सीधा संबंध है। देखते हैं कि जो ध्वनि मूलक जो लिपि है उसके दो भेद हैं, एक अक्षरिक और वर्णिक, यानी कि अक्षरिक लिपि और वर्णिक लिपि, दो भेद हुए ध्वनि मूलक लिपि के। अक्षरिक लिपि के बारे में हम जानते हैं कि अक्षरिक लिपि में चिन्ह किसी अक्षर को व्यक्त करता है, यानी कि अक्षर सिंबल, यानी कि अक्षर जो है वो लिखा जाता है, वर्ण को नहीं। अक्षर और वर्ण में भी अंतर है। प्रकरण में हम बढ़ेंगे कि वर्ण जो होता है वो ध्वनि के लिखित रूप होते हैं। अक्षर और एक वर्ण में दो ध्वनियों से ज़्यादा नहीं होती है, अक्षर में ज़्यादा तीन ध्वनियाँ भी हो सकती है। अक्षर के लिए कहा जाता है कि जब एक आघात या एक झटके, एक श्वास के साथ जो उच्चारण किया जाता है उसको हम अक्षर कहते हैं। तो जो अक्षरिक लिपि है उसमें अक्षर व्यक्त करते हैं और वर्ण को व्यक्त नहीं करते। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं नागरी लिपि अक्षरिक है। हमारी जो नागरी लिपि है वो अक्षरिक है। इसके कह चिन्ह में, कह जो चिन्ह है उसमें कह और ए दो ध्वनियाँ मिली हुई है, जबकि जो रोमन लिपि है वो वर्णिक लिपि है, उसमें क के लिए के लिए क है। तो अक्षरात्मक जो लिपि है वो सामान्यतः प्रयोग की दृष्टि से तो ठीक है, किंतु भाषा विज्ञान में जब हम ध्वनियों का विश्लेषण करते चलते हैं
तो इसकी कमी स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि हिंदी में आपके समक्ष हम देखेंगे कि कक्ष जो शब्द है, कक्ष जो शब्द है कमरे के लिए प्रयुक्त होता है। नागरी लिपि में इसे लिखने पर स्पष्ट पता नहीं चलता कि इसमें कौन कौन से वर्ण हैं। जब इसको हर व्यक्ति इसके बारे में पता नहीं लगा सकता है, पर रोमन लिपि में जब इस बात को हम लिखते हैं तो इसके बारे में हम स्पष्ट लगा लेते हैं कि इसमें KA बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। नागरी में इसे देखने पर लगता है कि इसमें 2 ध्वनियाँ हैं, क और अक्ष, लेकिन इसमें 4 ध्वनियाँ। पर रोमन में लिखने पर सामान्यतः पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कह देगा कि इसमें 5 ध्वनियाँ, यानी कि क्लिष्ट है। जो अक्षरिक लिपि है वो कठिन लिपि है, सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके बारे में जान नहीं सकता है। अरबी, फारसी, बंगला, गुजराती, उड़िया, तेलुगु आदि लिपियाँ अक्षरात्मक लिपि हैं। दूसरी लिपि है वर्णिक लिपि। लिपि के विकास की प्रथम सीढ़ी चित्रलिपि है, तो इसकी अंतिम जो सीढ़ी है वो वर्णिक लिपि है। लिपि के विकास को हम यूँ समझ सकते हैं कि प्रथम सीढ़ी यदि चित्रलिपि है तो अंतिम सीढ़ी है वो वर्णिक लिपि है। वर्णिक लिपि में ध्वनि की प्रत्येक इकाई के लिए अलग चिन्ह होते हैं और उनके आधार पर सरलता से किसी भी भाषा का कोई भी शब्द लिखा जा सकता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह आदर्श लिपि है, यानी कि भाषा विज्ञान का अगर अध्ययन करें तो वर्णिक जो लिपि है वो आदर्श लिपि के रूप में मानी जाती है। रोमन लिपि प्राय इसी प्रकार की है। ऊपर नागरी और रोमन में कक्ष लिखकर अक्षरिक लिपि और वर्णिक लिपि के भेद को हमने स्पष्ट किया और अक्षरिक लिपि की तुलना में वर्णिक लिपि की अच्छाई को हमने देखा है, क्योंकि सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसके बारे में जान सकता है। अब हमने जो लिपि के विकास की विभिन्न जो अवस्थाएं देखी कि पहले हमने चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव ध्वनि मूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि, ये जो क्रम रहा है, और ध्वनि मूलक लिपि में अक्षरिक लिपि और वर्णिक लिपि है। तो उसके बाद जो विभिन्न लिपियाँ जो विकसित हुई कि लिपि के विकास क्रम में 6 प्रकार की लिपियों का हमने परिचय दिया और विकास क्रम की जो सीढ़ी की दृष्टि से जो सूत्र लिपि तथा भावाभिव्यक्ति के लिए प्रतीकात्मक जो पद्धति है, प्रतीकात्मक लिपि है, उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। दोनों को ही प्रकट करने के लिए विशिष्ट प्रकार की पद्धतियाँ हैं, इनका ज़्यादा महत्व नहीं रहा है। ज़्यादा महत्व रहा है चित्रलिपि का और ध्वनि मूलक लिपि का। दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण है। चित्रलिपि आज भी प्रचलित है, सबसे पुरानी लिपि है, और ध्वनि मूलक लिपि आज की आधुनिक लिपियों की विकसित अवस्था है, विकसित करने की एक अवस्था है। तो अब हम आगे देखेंगे कि जो संसार में विभिन्न प्रकार की जो लिपियां हैं उसके 2 वर्ग बने हुए हैं, 2 वर्ग बन गए हैं। एक वर्ग वो है जिनमें अक्षर या वर्ण नहीं है, जिसमें चीनी लिपि आती है, और एक वर्ग ऐसा है जिसमें अक्षर या वर्ण है, जिसमें हमारी रोमन लिपि और नागरी लिपि आती है। इन विभिन्न जो लिपियों के जो वर्ग हैं उनमें हम देख सकते हैं जो प्रसिद्ध लिपियां हैं उनका नाम हम जानेंगे। क्यूनिफॉर्म लिपि है, सिंधु घाटी लिपि है और चीनी लिपि। दोनों लिपि, सिंधु घाटी लिपि और चीनी लिपि के बारे में हम जानते हैं। दूसरा जो वर्ग है जिसमें अक्षर या वर्ण है, जिसमें हमारी रोमन लिपि या नागरी लिपि लिखी जाती है, उसमें दक्षिणी सामी लिपि, फोनेशियम लिपि, आर्मेइक लिपि, भारतीय लिपि, लैटिन लिपि, हिब्रू लिपि, ख्रोष्टी लिपि, अरबी लिपि और ग्रीक लिपि। ये सारी जो लिपियां हैं वो अक्षरिक लिपियां हैं, जिनमें अक्षर या वर्णों का चित्रण होता है, उन्हीं के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त किया जाता है। इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, दूसरा वर्ग हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारतीय लिपि भी है, जिनमें विभिन्न भारतीय लिपियों का विकास हुआ, और इसी के साथ साथ ख्रोष्टी लिपि भी जो एक प्राचीनतम लिपि है, क्योंकि ब्राह्मी, ख्रोष्टी, इन्हीं से विकसित होती हुई हमारी नागरी लिपि का भी विकास हुआ था। इस प्रकार से जो लिपि का जो इतिहास रहा है वो सूत्र लिपि से यानी चित्र लिपि से प्रारंभ होकर के
ध्वनि मूलक लिपि तक पहुंचा। विभिन्न लिपियों में विकसित होती हुई ये लिपि किस प्रकार से वर्तमान अवस्था में पहुंची, इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद आगे का जो क्रम हमारा रहेगा वह भारतीय लिपियों को लेकर के रहेगा, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।